नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है ये रहने वाली है CTET पेपर नंबर 2। उसमें हम SST से रिलेटेड 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, इसलिए एक तरह से ये PYQ हैं। तो आपने इन सभी क्वेश्चंस को एंड तक जरूर देखना है। बहुत ही कम क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन ही हैं। बहुत लंबी क्लास ये नहीं रहेगी, बहुत लंबी वीडियो ये नहीं रहेगी। तो आपने इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है। और एंड में मुझे ये भी बताना है, जब आप ये क्लास देख बैठोगे तो मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आपको मेरी क्लास जो है वो कैसी लगी। और क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है ये किसने शुरू किया था। ठीक है, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो था वो किसने शुरू किया था? वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपने याद रखना है। अगर बंगाल की ही बात चल रही है तो यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊं कि बंगाल का जो विभाजन था उस टाइम जो थे वो बंगाल के जो लॉर्ड या गवर्नर कहे जा सकते हैं या वाइसराय, वो कौन थे। ठीक है, तो उस टाइम जो बंगाल का विभाजन था वो किसने करवाया था। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बंगाल का विभाजन जो था उसके लिए जिम्मेवार जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल का विभाजन हुआ था। और ये कौन से ईयर में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो था 1905 में हुआ था। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चन रिलेट करके मैंने आपको बता दिए हैं बंगाल से रिलेट करके कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त आपने लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद रखना है। और बंगाल विभाजन में आपने लॉर्ड कर्जन का नाम याद रखना है। और बंगाल का विभाजन जो था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है सभी, एक तरह से PYQ हैं। तो इन सभी को आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व जो था वो किया था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जो थे उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था मुंडा विद्रोह का। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो था वो बिरसा मुंडा के द्वारा जो था वो किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसका मुख्य उद्देश्य आपने बताना है। तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे मुख्य जो मेन मोटिव था वो यही था, विकेंद्रीकृत शासन। ठीक है, एक शासन को एक विकेंद्रीकृत करना। ठीक है, शासन को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए विकेंद्रीकृत शासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता थी। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत शासन इसका मेन मोटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो जिसमें समान नागरिक संहिता की बात जो है वो कही गई है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में आर्टिकल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई आर्टिकल आपको देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड हो, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड हो, या किसी भी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनमें से कोई ना कोई आर्टिकल जो है वो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता आपने याद रखना है, आर्टिकल 44 में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है ये गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहा जा सकता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन पूछा ही गया है। जैसे कि मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ कि एग्जामिनर जो हैं ये क्वेश्चंस को घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाकर से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इसका क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक जो थी ये किसने लिखी थी। ठीक है, तो हिंद स्वराज जो पुस्तक थी इसके लेखक महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो थी वो हिंद स्वराज जो थी वो लिखी गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व जो था वो महात्मा गांधी जी ने ही किया था। ठीक है, दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। और एक इनकी बुक है जो इनकी आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ करके, इन माई लाइफ।
तो ये जो है ये महात्मा गांधी की आत्मकथा पुस्तक है, ठीक है। लाल किला जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लाल किला जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लाल किला यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो भारत के निर्माण संविधान के निर्माणकर्ता भी यही कहे जाते हैं, ठीक है। एक भारत के संविधान के पिता भी यही कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान के जब प्रारूप समिति तैयार हुई थी, एक तरह से आप कह सकते हो संविधान को बनाने के लिए एक समिति को का गठन जो किया गया था, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। ये वही थे जिन्होंने मंदिर आंदोलन जो था वो शुरू किया था, मंदिर प्रवेश आंदोलन जो था इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। और भारतीय संविधान की आरूप समिति के ये अध्यक्ष भी थे, भारतीय संविधान के ये पिता भी कहे जाते हैं, मतलब बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है क्योंकि भारत की संविधान के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी आपने बतानी है भारत की, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी का नाम आपने याद रखना है, गोदावरी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्कन के पठार से अलग करती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर भारत को दक्कन के पठार से अलग करती है? तो वो है विंध्याचल, ठीक है। विंध्याचल का नाम आपने याद रखना है। विंध्याचल जो है ये उत्तर भारत को दक्कन के पठार से, ठीक है, दक्कन के पठार से अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको कि हम आरटीई एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, तो ये जो था ये 2009 में पारित हुआ था, ठीक है। राइट टू एजुकेशन जो है ये 2009 में पारित हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा जो है उस उन सभी बच्चों को जो है प्रारंभिक शिक्षा का एक अधिकार जो था वो बना दिया गया था, दे दिया गया था, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी को प्रारंभिक शिक्षा का एक अधिकार जो है वो प्राप्त हो गया था, ठीक है। तो आरटीई एक्ट 2009 की में पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है, ठीक है। तो भारत में जो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है, यानी कि इलेक्शन, कौन सी कमेटी जो है या कौन सी संस्था जो है वो करवाती है? तो इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी उसी आयोग को दी गई है, उसी कमीशन को दी गई है, ठीक है। तो चुनाव आयोग का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, ठीक है। तो सत्याग्रह जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, सत्य के लिए आग्रह। तो इस तरह से छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और पूछे भी जाते हैं कि इस तरह से वर्ड, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो कौन सा जो अर्थ है वो सही है, तो आपने सही जो अर्थ है वो बताना होता है। तो सत्याग्रह जैसे आप मान रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन जब हम ऑप्शंस के साथ 4 ऑप्शंस के साथ इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें तब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ जो है वो लगता है, क्योंकि सभी ऑप्शन जो है वो रिलेट करके ही दिए गए होते हैं, एक जैसे ही लगते हैं हमें, तो बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे आंसर को ढूंढना, ठीक है। तो सत्य के लिए आग्रह जो है ये सत्याग्रह का अर्थ जो है वो कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे ये कौन थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप यहाँ पे सी राजगोपालचारी का नाम लिखोगे, लेकिन यहाँ पे भारतीय नहीं लिखा गया है, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के ये पहले गवर्नर जनरल थे, और इनके बाद जो थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे वो सी राजगोपालचारी बने थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं
कि जो भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं, कहीं पर उनको ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कहीं पर माउंटबेटन का नाम है, कहीं पर सी राजगोपालचारी का नाम है। तो सी राजगोपालचारी जो थे वो पहले भारतीय थे, ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, ठीक है। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये पहले जो थे वो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले ब्रिटिश जो थे वो गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत क्लियर क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो भारत में आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर क्या जो व्यवसाय है वो किया जाता है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय किया जाता है कृषि, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर ही भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे गाँवों में कृषि की जाती है, बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, ठीक है। तो कृषि जो है वह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में और बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो किस नदी को बिहार का शोक जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो बिहार का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक इसको किस लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी में बार बार बाढ़ आ जाती है और जो बिहार है वो पूरा जो है उस इस नदी के बाढ़ के कारण जो है वो पूरा बिहार जो है वो डूब जाता है, इसलिए इसको बिहार का शोक नाम दिया गया है, ठीक है। बिहार का शोक इस नदी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत मरुस्थल शब्द जो है ये भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो शीत मरुथल मरुस्थल जो है ये भारत के कौन से क्षेत्र के लिए यूज होता है? तो आपको पता है लद्दाख जो है ये एक तरह से मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पढ़ लेना है आपने, याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर जो है मैनचेस्टर जो है वो कहा, ऐसा कौन सा शहर है जिसको भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है? अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद जो है वो भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पड़ोसी देश कौन है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक पड़ोसी देश है ये कौन सा है? ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश जो है ये भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पड़ोसी देश है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है क्योंकि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो वैसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, लेकिन जब भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, तो उस टाइम पर जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और उनको एक तरह से अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्परेरी एक मेंबर अध्यक्ष के रूप में जो था वो चुना गया था, ठीक है। टेम्परेरी अध्यक्ष उनको बनाया गया था। तो जब उसके बाद दूसरी जो बैठक हुई थी, दूसरी जो सभा हुई थी और वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, तो उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था, ठीक है। परमानेंट एक अध्यक्ष जो था उस सभा का बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति ही हैं, ठीक है। तो ये आपने छोटे छोटे क्वेश्चन है इनको याद रख लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारे लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा जो है ये है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा पड़ती है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा है, ठीक है। इसी तरह से आपने भारत और चीन के मध्य वाली पढ़ लेनी है। भारत और श्रीलंका की पूछी जाती है। भारत और सॉरी अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो जितनी भी सीमाएं रेखाएं हैं उनका नाम कोई ना कोई दिया गया है। तो भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा इसको कहा जाता है, आपने याद जो है वो रख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? समुद्री तट रेखा जो है ये गुजरात राज्य की है, ठीक है। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा जो है भारत की ये गुजरात राज्य की है, ठीक है। ये आपने
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य की राजधानी जो थी ये क्या थी? तो ये चोल साम्राज्य की राजधानी थी तंजावुर। ठीक है, तंजावुर जो थी ये चोल साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो लाल किला जो था ये किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में लाल किला को बनवाया गया था। ठीक है, सॉरी वो तो ताजमहल की बात है, यहाँ पे लाल किला पूछा गया है, तो लाल किला जो था उसको भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है। ठीक है, ताजमहल की मैं बात कर रही हूँ। ताजमहल जो है ये शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में जो था वो बनवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर तो लाल किला पूछा गया है, तो लाल किला को भी शाहजहां गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, कई बार जो है डेट भी पूछ ली जाती है कौन सी डेट को हुआ था, तो 13 अप्रैल की डेट आपने याद रखनी है। 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। ठीक है, और उस दिन बैसाखी थी। ठीक है, वहां पर बहुत सारे लोग जो थे एक जगह पे इकट्ठे हुए थे शांतिपूर्ण सभा करने के लिए, लेकिन जनरल डायर जो थे जहाँ पर ये सभा हो रही थी वहाँ एक ही गेट था एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए भी, और बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, मतलब जो भी लोग थे वो जमा हुए थे। लेकिन जनरल डायर के द्वारा जो गेट था जहाँ से एग्जिट और इन होते थे वो ही गेट उसके द्वारा जो था वो बंद कर दिया गया था, और निहत्थे लोगों के ऊपर जो था वो गोली चलाने का आदेश जो था वो दे दिया गया था, और बहुत सारे जो लोग थे इसमें मारे गए थे। एक तरह से बहुत बड़ा नरसंहार इसमें हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। मतलब कहा जाता है कि 1000 से भी ज्यादा लोग जो थे वो मारे गए थे। ठीक है, 1000 से या 1500 से ज्यादा, यानी कि जिनको गोलियां लगी थी वो कम से कम 1000 थे, लेकिन बाकी जो थे जिन्होंने खुद ही कहीं कुएं में या कहीं भी कूद के जान दे दी थी वो तो अलग थे। ठीक है, तो बहुत बड़ा नरसंहार एक तरह से ये हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जिस दिन बैसाखी होती है पंजाब में, उस दिन ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और कौन से जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने आदेश दिया था गोली चलाने का, तो वो थे जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश जो था वो दे दिया गया था निहत्थे लोगों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहला आंदोलन जो था ये कौन सा शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद जो था वो गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन जो था ये गांधी जी का पहला आंदोलन था दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है उसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात जो है वो की गई। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कौन से भाग में कहे गए हैं? तो जो भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स हैं वो सॉरी भाग 3 में इसकी बात की गई है। तो ये भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, भाग 3 आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार बन चुका है। ठीक है, बिहार जो है इसमें सबसे अधिक जनसंख्या जो है ये रहती है। ठीक है, बिहार जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था क्वेश्चन 30 ही क्वेश्चन है इस क्लास में। तो ये आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीपीय की उत्तरी सीमा कौन सी भौगोलिक विशेषता बनाती है? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तरी सीमा कौन सी भौगोलिक विशेषता बनाती है? वो है हिमालय। ठीक है, तो वो है हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो आपने मेरी क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, और अगर आपको यूज़फुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करना है, क्लास को लाइक करके भी ज़रूर जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।